नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 2 मिलियन हमारा टारगेट अगले 2 महीने में पहुंचाने का है। तो क्या आप इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और दूसरों से सब्सक्राइब कराइए। कई हमारे दर्शकों के मैसेजेस आ रहे हैं कि कृपया ये समझाइए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा और ओवैसी की पार्टी के द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट जो बनेगा उसका क्या हश्र होने वाला है। तो देखिए, क्या हश्र होने वाला है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कानून पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाएगा, क्या होगा, कितने की बेंच बनेगी, ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक सिद्धांत है कि लॉ शुड बी प्रेडिक्टेबल, लॉ शुड बी सर्टेन। ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो कम से कम हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखते, क्योंकि जो जजेस के जो प्राइवेट ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं आजकल, विशेष रूप से जजमेंट्स में। और जो स्टेयर डेसिसिस यानी कि जो जिसको कहते हैं कि सैंक्टिटी ऑफ प्रीसिडेंस, वो अधिक नहीं दिखाई पड़ती। तो इन चीज़ों को ये कैविएट लगाते हुए मैं थोड़ा एनालाइज कर देता हूँ कि भाई क्या क्या इसमें जो है वो मैटर हैं। अब पहले ये समझ लें कि मेरे विचार से जो मुख्य जो बातें हैं इस वक्फ बिल की, वो क्या है। तो वही वक्फ बिल को अगर चैलेंज किया जाएगा तो किस बेसिस पे चैलेंज किया जाएगा। उसको चैलेंज, एक जो बेसिस है उसको चैलेंज करने की, वो दो होती है। एक होती है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब कि जो लेजिस्लेशन फ्रेम किया गया है वो पार्लियामेंट कर सकती थी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्शन जो आर्टिकल 246 है उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो बांटे हुए हैं। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर का कोई लॉ बना हुआ है तो फिर स्टेट को अगर उसमें कोई चेंज करना है तो उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए होती है, नहीं प्रेसिडेंट से स्वीकृति चाहिए होती है। तो ये तो हो गया कॉम्पिटेंस। और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ये है कि भाई कि जो प्रोविजंस हैं उसमें कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कोई जो प्रावधान है वो तो नहीं इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इस तरह के हिंदू एंडाउमेंट बहुत सारे बने हुए हैं, और हिंदू एंडाउमेंट्स का अभी एक बिल, बल्कि 3-4 स्टेट्स के अलग अलग बिल 2013 से चैलेंज पेंडिंग था, 2012 से चैलेंज पेंडिंग था, जिसमें मोदी जी के गुरु हुआ करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी थे, और उन्होंने ये पिटिशन लगा रखी थी कि भाई ये हिंदू एंडाउमेंट के जो प्रावधान है वो गलत है। तो उनको इस ग्राउंड पे भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि साहब आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि ये जो मैटर है ये फंडामेंटल राइट्स के मैटर नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के मैटर। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आता है आर्टिकल 300A में। तो आर्टिकल 32 में केवल जो फंडामेंटल राइट्स के जो इन्फ्रिंजमेंट हैं वो देखे जाते हैं, ये कह के। और ये भी कह दिया गया कि साहब कि ये जो है आपका सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के मेजर्स और जो सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं रिलेटिंग टू रिलीजियस अफेयर्स, ये दोनों आर्टिकल 25 में अलाउड है कि इनको कंडक्ट किया जा सकता है। ये अभी अभी जो है वो हिंदू एंडाउमेंट के जो इन्होंने भेज दिए हैं नीचे हाई कोर्ट्स में वो है। तो एक प्रश्न ये उठेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने का मतलब है आप गए हैं आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 32 में आपने जो चैलेंज किया है वो प्योरली फंडामेंटल राइट्स पे है। जबकि सरकार का स्टैंड ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मैटर है, ये वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक्ट है, सही पूछिए तो। इसीलिए जो नाम भी रखा गया है कि यूनिफाइड उम्मीद वाला, यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ समथिंग समथिंग करके,
और डेवलपमेंट वगैरह उसमें डाल दिया गया है। तो ये इसीलिए किया गया है कि भाई ये दिखाया जा सके कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मैटर है, ना कि ये रिलीजियस राइट्स का। जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 25 में एक्सेप्शन दिए हुए कि सोशल वेलफेयर रिफॉर्म हो सकते हैं। आर्टिकल 26 का इसमें लाया जाता है कि भाई आर्टिकल 26 में अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज किए जा सकते हैं, जी हाँ, लेकिन ये आपका ये सेक्युलर जो मैटर्स हैं, यानी प्रॉपर्टी का मैटर सेक्युलर मैटर माना जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा बिल है वो सेक्युलर मैटर से कंसर्न है, तो इसलिए आर्टिकल 25 से हिट नहीं होता है ये। 300A जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, उससे गवर्न होता है। फिर जो लोगों ने ये जो बताया है जो भी, क्योंकि मैंने रिट तो देखी नहीं, रिट आई भी नहीं पब्लिक डोमेन में और आएगी भी कैसे, अभी तो एक्ट ही नहीं पारित हुआ, तो एक्ट ही नहीं पारित हुआ तो फिर चैलेंज अभी वैलिड ही नहीं है, इसीलिए वो डिफेक्ट में पड़ी हुई होगी और वो डिफेक्ट में पड़ी रहेगी। जैसे ही एक्ट आ जाएगा तो उसको लगा के वो डिफेक्ट रिमूव कर देंगे और फिर वो आएगी बोर्ड पे लगने के लिए। तो एडमिट होगी या नहीं इस पे भी बहस होगी निश्चित रूप से। अब ये कह रहे हैं कि साहब आर्टिकल 13 इक्वालिटी वाला, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियंस, राइट टू 26 राइट टू मैनेज योर ओन डिनोमिनेशन राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 की साहब माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड सच थिंग्स, ये सब इसमें ये इन्होंने डाल दिए हैं। इसमें मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 14 का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई भी ऐसा मैटर इसमें इक्वालिटी वाला है नहीं। इक्वालिटी वाला ये इसी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो जो बोर्ड्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत है, बोर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है। अच्छा, फिर वो उस पर आते हैं कि 29 और 30, तो 29-30 का मैटर ही नहीं है ये, क्योंकि ये वक्फ का मैटर है और जो वक्फ के मैनेजमेंट का मैटर है। बताया आपको कि यूनिफाइड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, उम्मीद। तो अब क्या क्या जो है इसमें मेरे हिसाब से जो मुख्य प्रावधान है, जी हाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ को मैं मुख्य प्रावधान नहीं मानता, सही पूछे तो लोगों का उस पर ज़्यादा ध्यान है, उसको मैं मुख्य नहीं मानता। सबसे बड़ा जो इसमें प्रावधान हुआ है वो ये है कि आपको सेक्शन 40 उड़ा दिया गया। सेक्शन 40 का मतलब जहाँ पर वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता था, तो वो क्लेम का राइट इसका ख़त्म हो गया। जो मुख्य बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो पूरा फिर एक घंटे का सेशन लगेगा। फिर दूसरा जो है वो वक्फ बाई यूज़र समाप्त कर दिया गया है, और जो वक्फ बाई यूज़र जहाँ डिस्प्यूट पे है या सरकारी लैंड पे है तो उसको एब इनिशियो एक तरह से उसको वक्फ माना ही नहीं जाएगा, वो एब इनिशियो ख़त्म है। इसी तरह से जो एएसआई के हैं वो भी आपके वो एब इनिशियो वॉइड है अगर कोई एएसआई की के कस्टडी में था और उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया। और इससे भी महत्वपूर्ण जो है वो 3 प्रावधान, सेक्शन 107, 108 और 108A। वो सेक्शन 107 था कि लिमिटेशन लागू नहीं होगा, और सेक्शन 108 था कि इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो है उस पर भी वक्फ लागू होगा, ये भी हटा दिया गया। और सेक्शन इवैक्यूई मतलब जो पाकिस्तान चले गए यहाँ छोड़ के अपनी लैंड, उस पर भी वक्फ लागू किया गया। इसी के ज़रिए जो है वो पता नहीं दुनिया भर की ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड को दे दी गई उन लोगों की जो पाकिस्तान चले गए थे, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की सारी ज़मीनें जो हैं वो या तो सरकार ने रख ली या फिर मुसलमानों को दे दी। और सेक्शन 108A ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्शन 108A इन्होंने 2013 में जोड़ा था और उसमें इसको ओवर राइडिंग इफेक्ट दिया था। ओवर राइडिंग इफेक्ट देने का अर्थ ये था कि भाई बहुत सारे और एक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कहीं पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कहीं पर आपका इनका खुद का शरीयत एक्ट है, ये सारे एक्ट हैं, तो इनके ऊपर इसको लाद दिया गया था। जो और ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो मुख्यतः ऑब्जेक्शंस यही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कि हमको जो है
ये कहा गया है कि वक्फ जो है वो शरीयत एक्ट में है, लेकिन शरीयत एक्ट जो है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं रखता। वो ओवर राइडिंग इफेक्ट उसका केवल कस्टम्स और यूसेजेस पे है, पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर नहीं है उसका। तो ये लॉ प्रिवेल करेगा। तो इसलिए वक्फ अगर इसमें आ गया है तो उसको ये नहीं कह सकते कि साहब की पर्सनल लॉ में है वक्फ इसलिए वहीं से गवर्न होगा, नहीं। और दूसरी बात, वही वाली बात जो मैंने बताई कि सेक्युलर मैटर्स और सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ये दोनों आर्टिकल 25 में भी गारंटेड है। और बाकी जो एक और बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है वो मोस्टली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ बोर्ड कि साहब इसमें जो है वो शिया कम्युनिटी के 3 डाल दिए गए और सुन्नियों का केवल एक है। तो साहब देखिए आगा खानी और बोहरा जो है ये भी शिया है और शिया अलग से हैं और अहमदी हैं, तो ये जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कोई दम नहीं है वैसे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि भाई शिया के 3 क्यों, क्योंकि इस्माइली और आगा खानी जो है, इस्माइली और बोहरा, ये दोनों भी शिया हैं, शिया की एक अलग ब्रांच है। जबकि सुन्नी सारे के सारे एक में ही हैं, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी हो। तो ये एक छोटा मोटा सा एक ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। और बाकी मुझे अगर लीगली एग्जामिन किया जाए तो इसमें कोई विशेष दम दिखता नहीं है। और बाकी आगे जैसे जैसे ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स आते रहेंगे मैं उसका काउंटर आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।